हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। टाटा समूह का 59 सालों का इंतजार हुआ। गुरुवार को समाप्त टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने औपचारिक हैंडओवर से पहले पीएम मोदी से की मुलाकात। बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया तेज। मथुरा दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। राहुल गांधी का मिशन पंजाब। राहुल ने स्वर्ण मंदिर में टेका माथा। जलियांवाला बाग में दी श्रद्धांजलि। सपा ने जारी की एक और लिस्ट। 56 उम्मीदवारों का किया ऐलान। दारा सिंह चौहान बने घोसी से प्रत्याशी। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। टाटा समूह का 59 सालों का इंतजार अंततः गुरुवार को समाप्त हो गया है और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने औपचारिक हैंडओवर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद चंद्रशेखरन वापस एयर इंडिया हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, जहां हैंडओवर की औपचारिक प्रतिक्रिया पूरी हुई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए इसकी जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान टाटा सन्स के चेयरमैन ने एयर इंडिया के हैंडओवर और आगे के ऑपरेशन के बारे में प्रधानमंत्री से बात की है। आज एयर इंडिया के बोर्ड की अहम बैठक भी है। एयर इंडिया का मौजूदा बोर्ड आज इस्तीफा दे सकता है। इसके बाद टाटा के नामिनी बोर्ड में पुराने सदस्यों की जगह ले सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बारे में ट्वीट किया है। गणतंत्र दिवस के बाद सभी नेता विधानसभा चुनाव में लग गए हैं और पार्टियों ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। और हालांकि कोरोना के चलते 31 जनवरी तक बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर रोक है। ऐसे में पार्टियां वर्चुअली रैली और डोर टू डोर अभियान जैसी रणनीतियां अपना रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह मथुरा दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां वो घर घर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पूजा की है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मौके पर अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी की सरकार किसी एक जाति की नहीं है। पिछले 5 साल से यूपी में कई काम किए हैं। एसपी की सरकार में गुंडा राज था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने एक लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी। बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अपने पंजाब मिशन की शुरुआत कर दी है और गुरुवार को राहुल गांधी ने अमृतसर से स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और लंगर भी खाया। इसके बाद राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद राहुल ने जमीन पर बैठकर लंगर भी खाया और राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करके लिखा, हरमिंदर साहिब में पंजाब के भविष्य के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ प्रार्थना की, साथ बैठ के लंगर का प्रसाद खाया। यूपी चुनाव के लिए सपा की तरफ से उम्मीदवारों की एक और लिस्ट सामने आ गई है। आपको बता दें, इस बार सपा की तरफ से 56 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और पार्टी ने कुछ दिनों के अंदर प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की है। इससे पहले भी पार्टी की तरफ से कई चरणों के लिए प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की जा चुकी है और बुधवार को ही सपा ने 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। अब एक दिन बाद फिर 56 नए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। पार्टी की तरफ से लखीमपुर जनपद की धौरहरा सीट से वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं मोहम्मदी
सीट से दाऊद अहमद को मौका मिला है। हाल ही में बीजेपी छोड़ सपा का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान का भी सपा ने इस बार घोसी से उम्मीदवार घोषित किया है और उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यूपी की गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए सपा की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। इस बार सपा की तरफ से गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा ने 6 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी लिस्ट जारी की है। गोरखपुर के कैंपियरगंज से काजल निषाद, पिपराइच से अमरेंद्र निषाद, गोरखपुर के ग्रामीण से विजय बहादुर यादव, गोरखपुर के सहजनवा से यशपाल रावत, गोरखपुर के खजनी से रूपवती, गोरखपुर के बांसघाट से डॉक्टर संजय कुमार को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान जारी कर दिया है। कहते हैं नारी शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है और शायद गोरखपुर में बीजेपी ने इस शक्ति को पहचान कर महिला मोर्चा के जरिए मिशन 2022 को फतह करने की कवायद शुरू कर दी है। जहां एक तरफ अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम दिग्गज फर्स्ट और सेकेंड फेज की जीत को लेकर ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। ये 2022 का मिशन है, इसको भरपूर सफल बनाना है और सफल पूरी तरह से महिला मोर्चा कार्यक्रम है और महिला मोर्चा बना रही हैं। हमारी जो मातृ शक्ति हैं एकदम दिलो जान से लगी हुई हैं और राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक, जिला स्तर तक और यहाँ तक कि हम लोग बूथ स्तर से काम कर रहे हैं। और हमारी महिलाओं में इतना उत्साह है, एक एक महिलाएं लग गई हैं, रात रात भर सो नहीं रही हैं। ये हमारे अभी रेखा जी आई हैं, हमारी सारे राष्ट्र से, प्रदेश से और सारी प्रमुख पदाधिकारी आई हैं, उन लोगों की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं और बहुत बड़ा आज महिला मोर्चा का कार्यक्रम है। और 2022 का मिशन हम लोगों को जिताना है और मजबूती से अपने महाराज जी को यहाँ से मजबूती से सरकार बनानी है। देखिए, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही सक्षम है और यहाँ पर जो हमारी महिला नेता है आज वो यहाँ एकत्रित हो रही हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से आज हम यहाँ गोरखपुर क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हमारी बहनें इकट्ठी होकर के मिशन 2022 को पूरा करने के लिए पूरी किवायत में हैं, अपनी पूरी मेहनत कर रही हैं, नीचे प्रत्येक घर तक जा रही हैं, हर दरवाजे को खड़खड़ा रही हैं और हर एक परिवार में हर एक बहन से वो यही निवेदन कर रही हैं कि जिस प्रकार से हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री योगी जी ने बहनों का साथ दिया, उनके सम्मान की रक्षा की, उसी प्रकार इस बार बारी बहनों की है और निश्चित रूप से योगी जी का साथ देंगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मैं अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा में और उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा प्रभारी हूँ। उस नाते से आज हमने यहाँ बहनों का मार्गदर्शन करने के लिए एकत्रित किया है कि नीचे उनकी क्या वर्किंग चल रही है और हमारी आगे की क्या योजनाएं हैं। अपनी उपलब्धियां लेके जाएंगे और विकास का मिशन जो हमारी सरकार का है उसे बताएंगे और उसी के आधार पर वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी ने दूसरे चरण के 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इस लिस्ट में एसपी के असंतुष्टों पर मायावती ने दांव लगाया है। आपको बता दें कि मायावती ने अखिलेश सरकार में मंत्री रहे मूलचंद चौहान को बिजनौर की धामपुर सीट से टिकट दिया है और इसके अलावा मुरादाबाद की कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया है। धामपुर से कमाल अहमद को टिकट दिया गया है और लेकिन अब बदल कर मूलचंद चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है और कुंदरकी हाजी चांद बाबू मालिक की जगह मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया गया है। रिजवान सपा सांसद रफीकुर रहमान बर्ग के पोते के खिलाफ मैदान में उतरेंगे और मायावती ने हाल ही में दूसरे चरण की 55 सीटों में से 51 पर उम्मीदवार घोषित किए थे, लेकिन अब बीएसपी ने दूसरे चरण की 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी के दिग्गज नेता गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्कर के बेटे उत्पल पार्कर पणजी ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उत्पल पार्कर ने गुरुवार को पणजी से विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया। गुरुवार को सबसे पहले सुबह
पणजी के महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की है और देवी मां का आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन दाखिला किया है। आपको बता दें कि उप्पल इस बार पणजी से बीजेपी का टिकट मांग रहे थे और लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि वे मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं। पार्टी ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने बीते हफ्ते शुक्रवार को बीजेपी छोड़ दी थी। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में असहिष्णुता बड़ी है। उन्होंने कहा है कि भारत अपने संवैधानिक मूल्यों में दूर जा रहा है। अब पूर्व उपराष्ट्रपति के बयान को 5 राज्यों में हो रहे चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। India gained its freedom from British rule on 15th of August 1947, and then the people of India gave themselves a constitution on the 26th of January. So the significance of the day, Republic Day, is the day when the constitution was formally inaugurated. The convocation prescribes universal adult franchise and includes a comprehensive charter of rights and duties, including the duty to protect the heritage of our composite culture. राजधानी दिल्ली में कोरोना मामले में गिरावट के बाद अब आम जनता को बंदिशों से राहत मिली है। बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन खत्म और वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है और कोरोना हालात पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर फैसला लिया गया है। इस बैठक में वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों के ऑड इवन सिस्टम खत्म करने का फैसला लिया गया है। हालांकि अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेंगे, वहीं 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट दे दी गई है। दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और स्कूल अभी बंद रहेंगे। टीपू सुल्तान के नाम पर मुंबई के मलाड में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम रखे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी इस पर आपत्ति जता रही है और बीजेपी, बजरंग दल और अन्य संगठन टीपू के नाम पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नामांकन का विरोध कर रहे हैं। बजरंग दल के विरोध करने पर मुंबई पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा है कि ये मुंबई की शांति भंग करने के लिए हो रहा है। चीन की आर्मी ने भारतीय किशोर मिराम टेरोन को वापस भारत की सौंप दिया है। आपको बता दें, इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पीएलए ने गुरुवार सुबह भारतीय किशोर मिराम टेरोन को अरुणाचल प्रदेश के बाझा डमई में सेना को सौंप दिया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने भी ट्वीट कर भारतीय सेना और भारत सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय सेना ने सरकार ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, जिसकी वजह से ये संभव हो सका। उसकी वापसी को लेकर भारतीय सेना की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहे थे और पिछले हफ्ते ही अरुणाचल प्रदेश के किशोर के चीन की सेना द्वारा अगवा किए जाने की खबर अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने ट्वीट कर दी थी और इसके बाद भारतीय सेना की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया था कि चीन ने भारतीय सेना की अपील पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और अगवा किशोर को अपनी सीमा में होने की बात मानी थी। चीन का कहना था कि उसने लापता भारतीय किशोर का पता लगा लिया है और उसको भारत वापस भेजने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद सैनिकों को जश्न देखने लायक रहा है और गोरखा रेजिमेंट के जवान इस तरह एक सुर ताल पर अपनी राइफल के साथ उत्साहित होकर खास गोरखा डांस कर रहे हैं। ये देखकर आप में भी जोश भर जाएगा।
जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, वहीं राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां विवेक विहार में एक महिला के बाल काटकर चेहरे पर कालिख पोत दी गई और जूते की माला पहनाकर गलियों में घुमाया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीड़िता की बहन ने बताया है कि महिला के घर के पीछे पड़ोस में रहने वाला एक लड़का अक्सर उससे बात करना चाहता था। उस लड़के ने 12 नवंबर को खुदकुशी कर ली थी। लड़के के परिवार वालों को लगता था कि खुदकुशी की वजह महिला है। 4 महीने पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए टोहाना के गांव हंसेवाला का रहने वाले जयपाल शहीद हो गए थे। वहीं जयपाल की मां आज भी अपने शहीद बेटे की याद में बनने वाले स्मारक का इंतजार कर रही है और जयपाल की माता अपतासो देवी ने कहा है कि सरकार के मंत्री ने स्मृति स्थल बनने की बात कही थी, मगर आज तक नहीं बना। और यही नहीं, इस स्मृति स्थल के लिए फतेहाबाद के उपायुक्त को कह रहे हैं कि इसके लिए 11 लाख की ग्रांट मंजूर हो गई है और पैसे भी खंड अधिकारी को भेज दिए गए हैं, मगर खंड अधिकारी पैसे आने की बात ना मानते हुए पंचायत के पास जाने की बात कह रहे हैं। वहीं बीडीपीओ नरेंद्र सिंह का कहना है कि जल्द ही उनकी मूर्ति बनवाई जाएगी और सौंदर्यकरण के लिए टेंडर का कार्य जल्द पूरा करवाया जाएगा। मंत्री जी श्री अनूप धानक जी ने 11 लाख रुपए दिए थे। शहीद जयपाल जी के याद में एक पार्क बनना था, उनका स्टैचू वहाँ पे लगना था। उसके 11 लाख रुपए ग्राम पंचायत हंसेवाड़ा के खाते में आ चुके हैं और उनका टेंडर की प्रक्रिया जल्दी 1-2 दिन में शुरू कर दी जाएगी। जी तो जी बहुत अफसर आए बड़े बड़े, अरे जी कोई संभाल नहीं मारी जावा जे कहते हैं भी मैं आवांगे यू अधिकृत बूथ बनाने की कम थे जावा जे कहते हैं बनावा और बाद में कोई संभाल नहीं जी मेरा बेटा बड़ा था जी, मेरा बहुत दुख करा, मेरा जिगर का टिकड़ा था जी, हमारी कोई संभाल नहीं जी आर्मी आए तो हमारी संभाल कर रहे हैं जी, या सरकार है नहीं जी, या कोई संभाल नहीं करी जी। चुनावों में लोगों को लुभाने के लिए नेता तरह तरह के लुभावने तोहफे बांटते हैं। बलिया में बीजेपी नेता इलाके में गरीब विकलांगों को टाई साइकिल बांटने की खबर संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कई प्रत्याशियों के गोदामों पर छापेमारी की है। बलिया के फेफना विधानसभा में बीजेपी और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। आपको बता दें कि मंत्री के कोल्ड स्टोरेज के बाद फेफना विधानसभा में दूसरी जगह ट्राई साइकिल मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है और मौके पर उड़नदस्ता टीम ने 18 ट्राई साइकिल बरामद की है। आपको बता दें कि चुनाव प्रभावित करने के लिए मंत्री के खास और बीजेपी कार्यकर्ता प्रधान अध्यापक देवेंद्र गिरी की देखरेख में ट्राई साइकिल रखी गई थी। इसी पर सपा नेता संग्राम सिंह यादव ने चुनाव आयोग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि देर रात अधिकारियों ने ट्राई साइकिल रूम को सील कर दिया है। टीबी की नागिन ने धूमधाम से रियल लाइफ में 7 फेरे लिए हैं। टीबी की नागिन खूबसूरत एक्ट्रेस मौनी रॉय अब मिसेज नौम्बियार बन गई हैं। आपको बता दें बेहद ही खूबसूरत साउथ इंडियन ब्राइट बनी मौनी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज नंबियार संग 7 फेरे ले लिए हैं। गोवा में परिवार वालों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में इन दोनों ने शादी की है। इस बीच फैंस को मौनी का ब्राइड लुक काफ़ी पसंद आ रहा है और हमेशा हॉट आउटफिट में नज़र आने वाली छोटे पर्दे की ये नागिन साउथ इंडियन बन अपनी सादगी से कहर ढा रही हैं। मौनी रॉय और सूरज की ये साउथ इंडियन वेडिंग है। क्योंकि सूरज साउथ इंडियन है, इसलिए उनके रीति रिवाज के अनुसार ही शादी की सारी रस्में मलयाली तरीके से निभाई गई हैं। शादी की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें मौनी मंडप में ऑफ वाइट रेड बॉर्डर साड़ी पहने हैं। अपने ब्राइट लुक को मौनी ने गोल्डन ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया है। दूल्हे के रूप में सूरज ने धोती और कुर्ता पहना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में जन्मे पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी 93 वर्षीय चरणजीत सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। चरणजीत सिंह 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। उन्हें भारत
सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। वे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक पद पर भी रहे हैं। 1964 में उन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक भी जीता था और रिटायरमेंट के बाद लगातार हर रोज इंदिरा गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों और कोच के साथ समय बिताना रूटीन बन गया था। जबकि किसी भी खेलों से जुड़ा कोई कार्यक्रम तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक पद्मश्री चरणजीत सिंह की शिरकत उसमें ना हो। आपको बता दें कि अंधरंग से ग्रसित थे और बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे ऊना के मोज धाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।